हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 9 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स देखेंगे जो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। बैंक और वित्त से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती हैं वो कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रक्षा समाचार डिफेंस न्यूज देखेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खेल इवेंट्स देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड समाचार डिस्कस करेंगे। पुरस्कार, रिसेंटली अगर कोई अवार्ड्स दिया गया है किसी भी फील्ड में तो पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे। नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड अगर कोई समाचार बनता है तो उस पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन से रिलेटेड, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और आज की क्लास की समरी की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये आज का हमारा सेशन होने वाला है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iit.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो इंटरनेशनल न्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संस्थानों पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर पाकिस्तान और सीरिया के प्रस्ताव का समर्थन सिर्फ भारत ने नहीं किया है। तो ये जो प्रस्ताव है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूनाइटेड नेशन है, जनरल असेंबली है, वहां पर ये पारित किया गया था जिस पर लगभग 179 कंट्रीज ने अपना पक्ष दिया है, एग्रीमेंट दिया है। तो भारत पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र हथियार नियंत्रण प्रस्ताव का विरोध करने में अकेला खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अकेला भारत है जिसने क्या नहीं किया है, वन ऑफ द कंट्री है भारत, मेजर कंट्री जिसने इसका विरोध किया है। क्लियर। तो भारत के विरोध के बावजूद प्रस्ताव को 179 मतों के पक्षों में अपनाया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देना था। डन। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है रेलवे में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो जो इंडियन रेलवे है उसमें टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। तो भारतीय रेलवे और स्विट्जरलैंड के बीच एक टाई अप हुआ है रेलवे में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। तो देख लेते हैं एक बार क्या इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक नवीनीकृत समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थापित समझौते को रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मंजूरी दी गई है। तो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स के थ्रू और रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू इसे अप्रूवल दे दिया गया है। इस समझौते का टाई अप का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो साझा प्रौद्योगिकी साझाकरण है, जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है उसमें बढ़ावा रख देना, ट्रैक रख रखाव, प्रबंधन और निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना। स्विट्जरलैंड की कंपनी सुरंग परियोजना के लिए विशेष मशीनरी, सामग्री और परामर्श सेवाएं प्रदान करके बेसिकली अपना योगदान देगी। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो ऑस्ट्रेलिया को IFFI 2024 के लिए फोकस देश चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IFF क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका अनावरण अभी गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर तक। ये 55वां एडिशन है और इसी के लिए भारत ने, जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है जिसे हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसने फोकस देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को चुना है।
इस मान्यता का उद्देश्य वैश्विक फिल्म उद्योग में ऑस्ट्रेलिया सिनेमा का योगदान का जश्न मनाना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं, जीवंत फिल्म संस्कृति और नवाचारी सिनेमाई तकनीक को उजागर किया गया है। 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्में जो विभिन्न विभिन्न शैलियों का मिश्रण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसक नाटक, शक्तिशाली विस्तृत चित्र, दृश्य रूप से शानदार थ्रिलर और हल्की फुल्की कॉमेडियां, उनको भी IFFI 2024 में प्रस्तुत किया जाएगा। IFFI की बात करें तो 1952 में से एस्टेब्लिश किया गया था और एशिया का ये सबसे महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सव में से एक है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, IFFI 2024 कहां पर होगा? गोवा में। जनरली ये गोवा में ही सेलिब्रेट होता है। और 2024 के लिए फोकस कंट्री कौन सी रखी गई है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, ब्राजील चीन की BRI में शामिल न होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? चाइना के थ्रू स्टार्ट किया गया था। तो ब्राजील ब्रिक्स नेशन में से सेकंड कंट्री बन गई है आफ्टर इंडिया। तो ब्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, शुरुआत तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के साथ हुई थी, बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और अभी 6 और नेशन है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, जिसमें सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE शामिल हैं। तो भारत के बाद ब्राजील दूसरी कंट्री बनी है जिसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट न करने का ऑफिशियली फैसला लिया है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं इनालिया लूला दे सिल्वा, जिन्होंने जोर देकर कहा कि ब्राजील चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है बिना औपचारिक संधि या BRI में प्रवेश किए। ब्राजील का लक्ष्य BRI ढांचे के पहलुओं को लाभ उठाकर अपने बुनियादी ढांचे परियोजनाओं चीनी निवेश निधियों के बीच तालमेल बनाना है, बिना औपचारिक रूप से इस पहल में शामिल हुआ है। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है। तो ब्राजील चीन की BRI में शामिल न होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बना। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान आगामी चुनावों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव निकाय केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन दोनों चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच बातचीत को और मजबूत और गहरा करेगा, जिससे लोकतंत्र को पारस्परिक लाभ होगा। दोनों निकाय पहले भी आपसी सहयोग में शामिल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक देश के अधिकारी एक दूसरे के चुनाव में पर्यवेक्षण के रूप में भाग लेते रहे हैं। दोनों आयोग सक्रिय रूप से वैश्विक चुनाव मंचों में भाग लेते हैं, जैसे कि विश्व चुनाव निकाय का संघ और एशियाई चुनाव प्राधिकरण का संघ। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने उज्बेकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ चुनावी सहयोग पर समझौता किया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इससे पहले वो 45वें भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद अब वो दोबारा से चुने गए हैं। तो रिपब्लिक पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जिन्होंने आवश्यक 295 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। वहीं इनके अपोजिशन में डेमोक्रेटिक पार्टी से थी कमला हैरिस, जिनको 226 वोट मिले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से पदभार ग्रहण करेंगे। ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1892 के चुनाव में ग्रोवर क्लीवेलैंड के व्हाइट हाउस वापस पाने के बाद सत्ता में वापसी की है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशक के बाद पराली जलाने की सजा को दोगुना कर दिया। तो पता है ये धान की बेसिकली जो बची हुई जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उन्हीं को पराली कहा जाता है। तो पराली क्या है? बेसिकली इसे जलाने से स्पेशली हरियाणा एंड पंजाब में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल्ली के आसपास वाले रीजन में। तो वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो दंड है उसको क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। तो बढ़ा हुआ दंड किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने की उम्मीद करता है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, NTPC लिमिटेड। तो NTPC ने अपना 50वां संस्थापना दिवस बनाया, भारत की प्रगति को शक्ति देने की विरासत। तो NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उपयोगिता ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है।
इस कार्यक्रम ने विकास, नवाचार और सतत ऊर्जा विकास के 5 दशकों को चिन्हित किया। श्री गुरदीप सिंह सीएमडी ने नोएडा में इंजीनियरिंग कार्यालय परिसर में समारोह का नेतृत्व किया। देश भर के कर्मचारी वर्चुअली शामिल हुए, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रति एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, श्री जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं श्री जेपी नड्डा जी, जिन्होंने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना का शुभारंभ किया है। योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरणों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। कुल 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ यह विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्याय, बुनियादी ढांचे और उद्योग संवर्धन को कवर करता है। लॉन्च इवेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, फार्माक्यूटिकल विभाग के सचिव श्री अरुणीश चावला और उद्योग प्रतिनिधि शामिल थे। तो जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, अभी एक योजना की शुरुआत की है। डन। ओके, नेक्स्ट स्टेट से न्यूज है, बेंगलुरु ने आईएसईसी में पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया। तो 8 नवंबर को बेंगलुरु ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में अपनी डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया। यह अभिनव घड़ी कर्नाटक और पूरे देश के लिए वास्तविक समय जनसंख्या अनुमान प्रदर्शित करती है। इसका उद्देश्य नागरिक, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को अद्यतन जनसांख्यिकी डेटा प्रदान करना है। स्थापना जनसांख्यिकी या डेटा की पहुंच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो हम सबको बताया 9 नवंबर को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और इसे एक नया राज्य बनाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस। क्लियर। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपली याद रखना है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 9 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, नागालैंड। अच्छा, नागालैंड देखो भारत का राज्य, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नागालैंड के पहले 16 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो मेलूरी को अभी नागालैंड का 17वां डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। तो 4 नवंबर को डिक्लेरेशन की गई है नागालैंड के राज्यपाल के थ्रू, नागालेशन, जिन्होंने बताया कि अभी नागालैंड का 17वां जिला कौन बना है, मेलूरी। तो इस परिवर्तन से मेलूरी फेक जिले के एक उपमंडल से एक स्वतंत्र जिला बन गया है। मेलूरी में टोटल 31 गांव शामिल हैं, जो 1011 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं, जिसमें 4 प्रशासनिक मुख्यालय हैं, जैसे कि वाजोहा का औद्योगिक शहर और आवंगू नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। मेलूरी जो मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति द्वारा बसा हुआ है, म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। डन। ओके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, आरबीआई ने सत्यापन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए केवाईसी नियमों को अपडेट किया। तो केवाईसी, नो योर कस्टमर, 2024 से केवाईसी में कुछ नए अपडेट्स किए गए हैं, ताकि वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो उसके लिए इसमें 6 संशोधन पेश किए गए हैं। परिवर्तन को वित्तीय लेन देन को अधिक सुरक्षित, सुलभ और विश्वसनीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संशोधन नवीनतम कानूनी ढांचे के अनुरूप है, जिससे उपभोक्ता और वित्तीय संस्थान दोनों को लाभ होने की उम्मीद है। नेक्स्ट सेम न्यूज है, आरबीआई ने केवाईसी में 6 संशोधन किए हैं। तो वो एक बार संशोधन देख लेते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया कि 6 संशोधन हुए। तो मुख्य बदलावों में अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड स्तर पर ग्राहक उच्चतम परिश्रम लागू करना, उच्च जोखिम खातों की परिभाषा को स्पष्ट करना और नई जानकारी प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर के साथ केवाईसी डेटा को अपडेट करना है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है, एसबीआई ने AT1 बॉन्ड के माध्यम से लगभग 7.98% पर 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अपने पहले बेसल थर्ड अनुरूप अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड जारी करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो इन एसबीआई के AT1 बॉन्डों की अवधि स्थायी है, जिसमें 10 साल बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख पर कॉल विकल्प है। इस मुद्दे ने 2,000 करोड़ रुपए के आधार मुद्दे के आकार के मुकाबले 3.5 गुना से अधिक बोलियां आकर्षित की, जिसमें विभिन्न योग्य संस्थागत बोली दाताओं से कुल 108 बोलियां प्राप्त हुई।
बॉन्ड को क्रिसिल रेटिंग और केयर रेटिंग से स्थिर दृष्टिकोण के साथ AA+ रेटिंग भी दी गई है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ही है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो सेबी भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जो भारत की शेयर मार्केट यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंट्रोल करता है। तो सेबी ने फंड डाइवर्जन के आरोपों पर OCAL और उसके प्रमोटरों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है। तो सेबी ने नेंक्स को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निर्देशक या प्रमुख प्रबंधीय कर्मी के रूप में सेवा देने से रोक दिया है जो जनता से जुटाए धन की योजना बना रही है या किसी भी सेबी पंजीकृत मध्यस्थ से अगले आदेश तक। उसके साथ साथ OCAL की विधियां विभिन्न नियामक उल्लंघनों में शामिल हैं जिनमें उचित प्रकटीकरण या अनुमोदन के बिना संबंधित पक्षों के बीच छिपे हुए लेन देन, संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में धन का विचलन और कॉरपोरेट प्रशासन में विफलताएं शामिल हैं। अक्टूबर 2022 में FCHL और OCAL द्वारा कथित धन विचलन और वित्तीय गलत प्रस्तुति के बारे में सेबी को की गई शिकायत के बाद यह आदेश आया जिसमें NSE भी अपनी आंतरिक चेतावनियों के आधार पर OCAL की जांच कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट CCI अप्रूवल है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे कुछ अप्रूवल मिले हैं जिसमें जो फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा जो एगिलस डायग्नोस्टिक लिमिटेड है उसके 31.52% हिस्सेदारी का अधिग्रहण की मंजूरी CCI के थ्रू दे दी गई है। लेन देन के बाद एगिलिस में FHL की हिस्सेदारी वर्तमान 57.68 से बढ़कर कितनी हो गई है, 89.2% हो गई है। तो प्रस्ताव संयोजित जिसमें लंदन स्थित और अपेक्स पार्टनर्स LLP और टॉमासन होल्डिंग लिमिटेड द्वारा थॉटवर्क होल्डिंग इंक में अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है उसको भी पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है ऑस्ट्रा हिंद। अच्छा आपको नाम से समझ आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो एक बेसिकली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य अभ्यास है जिसका तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया है जो 8 से 21 नवंबर तक चलेगा। तो इसे बारी बारी एक बार भारत स्टार्ट करता है और एक बार ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। और पिछले वाले की बात करूं क्योंकि इस वाला भारत में है तो पिछला वाला कहां पर कंडक्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट डिफेंस से ही है स्वावलंबन 3.0। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जिन्होंने स्वावलंबन 3.0 के दौरान अदिति 3.0 चैलेंज और डिस्क 13 लॉन्च किए हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्वावलंबन 3.0 के दौरान अभिनव प्रौद्योगिकी के विकास में उत्कृष्टता चुनौती के तीसरे संस्करण 13वें रक्षा भारत स्टार्टअप चुनौती का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन द्वारा पहल की शुरुआत की गई। अदिति 3.0 का उद्देश्य स्टार्टअप और उद्योगों को अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है जिससे एक उच्च शक्ति माइक्रोवेव हथियार प्रणाली भी शामिल है। डिस्क 13 में सशक्त बलों के भीतर परिचालन दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 चुनौतियां शामिल हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सैन्य संचार और स्वायत्त प्रणाली जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ATMOS 2024। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं BITS पिलानी हैदराबाद कैंपस में 3 दिवसीय एक टेक उत्सव 8 नवंबर को मनाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को बौद्धिक और मनोरंजन से भरपूर गतिविधियों की विशेषता बताया गया है जो कब तक चलेगा, 10 नवंबर तक चलेगा। छात्र रोबोट युद्ध, ड्रोन सेंसिंग और हैथकॉन जैसी गतिशील प्रतियोगिता में अपने नवाचार कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो 2012 में अपनी स्थापना से एटमोस भारत के सबसे प्रतीक्षित तकनीकी उद्योगों में से एक बन गया है जिसमें सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियां शामिल हैं। तो ये 2012 के बाद से सबसे प्रशिक्षित और तकनीकी आयोजनों में से एक है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्रों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की बात हो रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावों के लिए एक आह्वान जारी किया है। यह पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अनुसंधान और विकास योजना का हिस्सा है। 4 नवंबर 2024 को घोषित यह आह्वान हरित हाइड्रोजन प्रतियोगिता या प्रतियोगियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। COES हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट, Q3 2024 में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार। तो भारत ने वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट का 15.5% हिस्सा लिया है। तो पहले नंबर पर चाइना है 22% के साथ, दूसरे पे भारत है। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जिसका बाजार हिस्सा कितना है, 12.1%। क्लियर। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये चीन ने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोउ 19 को 3 नए क्रू के साथ लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, 30 अक्टूबर की बात है। चीन ने अपने शेनझोउ 19 अंतरिक्ष यान को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिलाएं शामिल हैं, जो अपने निम्न पृथ्वी कक्ष अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे नाम से जाना जाता है TSS स्टेशन पर 6 महीने के मिशन पर गए हैं। नए क्रू सदस्यों में मिशन कमांडर काई झूले शामिल हैं, जो पहले 2022 में शेनझोउ 14 मिशन में अंतरिक्ष में गए थे, और पहली बार अंतरिक्ष यात्री सोंग लिंगडोंग और वांग हाओचू शामिल हैं। मिशन अंतरिक्ष विज्ञान और अनुप्रयोग परीक्षण करेगा, बाह्य गतिविधियां करेगा और 86 अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रयोगों को अंजाम देगा। नेक्स्ट स्पोर्ट से है, PV सिंधु ने विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की नींव रखी है। तो बैडमिंटन एक सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है 7 नवंबर को विशाखापट्टनम के चिलीगडीली गांव में बाय PV सिंधु, जहां पर बैडमिंटन से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको, भारतीय युवा प्रतिभागियों को तैयार किया जाएगा और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पोर्ट्स से ये मोहम्मद नबी ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे क्रिकेट से क्या लेंगे, संन्यास लेंगे। तो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर है मोहम्मद नबी, जो 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे, जिसकी डिक्लेरेशन ACB अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू की गई है। तो वह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना जारी रखेंगे, अपने अनुभव और नेतृत्व से अफगानिस्तान की शॉर्ट फॉर्मेट महत्वाकांक्षा में योगदान देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है, तो अभी हमने 9 से 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह सेलिब्रेट किया है, ताकि वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में प्रोत्साहित किया जा सके। तो पहली बार 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष दिन के रूप में देखा गया था, और यह सप्ताह वैज्ञानिक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से अगर मैं बात करूं 2024 के लिए, शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। तो अभी 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए हमने विश्व विज्ञान दिवस शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सतत विकास में योगदान देना है। 2019 से यूनेस्को के थ्रू इसे आयोजित किया गया था। तो किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? बाय यूनेस्को। यह दिन सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान व्यापक रूप से साझा किया जाए, जिससे यह सभी के लिए प्रासंगिक और सुलभ हो। नेक्स्ट, विश्व गोद लेने का दिवस 2024। तो 9 नवंबर को यह दिन अनाथ, प्रत्यक्ष या अपेक्षित बच्चों की पारिवारिक जीवन में दूसरे मौके को उजागर करता है, इसीलिए हमने 9 नवंबर को इस दिन को सेलिब्रेट किया है। तो वर्ल्ड अडॉप्शन डे या विश्व गोद लेने का दिवस। तो यह समाज को यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि पारिवारिक वातावरण में प्रेम, देखभाल और स्थिरता कितना अंतर ला सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस या नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये प्रतिवर्ष 7 नवंबर को पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के कैंसरों की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रारंभिक पहचान, स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए विकल्प और गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल तक पहुंच के बारे में शिक्षित करना है। तो पहला यह राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर 2014 को मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत भारत में सितंबर 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे, उनके द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है AFC अवार्ड 2023। तो सोन हुयुंग मिन और एली कॉर्पोरेट को एशिया के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में नामांकित किया गया है। तो अभी 24 अक्टूबर 2024 को 29 अक्टूबर को टेटनहम हॉटस्पर और दक्षिण कोरिया के फॉरवर्ड सोन ह्यूम मिन को एशियाई फुटबॉल परिसर यानी AFC के द्वारा सियोल दक्षिण कोरिया में क्योंग ही विश्वविद्यालय के ग्रैंड पीस पैलेस में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान एशिया का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऑफ द ईयर नामांकित किया गया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और मेटिलाफ्ट्स की फुल बैक एली कॉर्पोरेट जो फ्रांसीसी क्लब लियोन के लिए खेलती हैं, उन्होंने पहला एशियाई अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। अकरम अफीम कतर के 27 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो 2023 के लिए AFC के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। और वहीं कीको सेइको जो जापान की खिलाड़ी हैं, उनको 2023 के लिए महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है फिक्की के अध्यक्ष। तो हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष, फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के रूप में जानते हैं। इससे पहले ये इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 21 नवंबर 2024 से ये अपना पदभार संभालेंगे। तो याद रखना, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है S गोपाल कृष्ण। तो सरकार ने क्या किया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेड जो 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं S गोपाल कृष्ण, उनको SSC सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेड नियुक्त किया है। गोपाल कृष्ण ने राकेश रंजन का स्थान लिया। V उमाशंकर 1993 बैच के अधिकारी को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं विक्रम देव दत्त जो नागरिक उड्डयन महानिर्देशक के महानिर्देशक हैं, निर्देशालय के निर्देशक है, उनको कोयला मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से है लास्ट कैटेगरी हमारी 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। तो भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गांधीनगर गुजरात में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर या महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस बार की थीम रही है शहरी परिवहन समाधान का मानवीकरण और अनुकूलन। तो मानकीकरण और अनुकूलन इस बार की थीम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी परिवहन संस्थान के सहयोग से और गुजरात सरकार और गुजरात मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के समर्थन से UMI 2024 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 25 से 27 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था और समापन समारोह के दौरान शहरी परिवहन में सर्वोत्तम प्रथाओं की परियोजना के विजेताओं को कुल 9 श्रेणियों में राज्य और शहर के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। क्लियर? तो ये थे कुछ 9 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। एक बार क्विक सेशन रिवाइज करते हैं थ्रू समरी और एक बार सारांश देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहले तो हमने देखा था कि UN आर्म कंट्रोल प्रपोजल को भारत ने रिजेक्ट किया है। उसके साथ रेलवे डेवलपमेंट के लिए इंडियन रेलवे और स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, टाई अप किया है। ऑस्ट्रेलिया काउंट्री ऑफ फोकस बेसिकली सिलेक्ट किया गया है, फोकस देश सिलेक्ट किया गया है IFFI में। ब्राजील दूसरा देश बनाया है, दूसरा ब्रिक कंट्री बनाया है जिसने चाइना के BRI को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि उज्बेकिस्तान और भारत के इलेक्शन कमीशन ने MOU साइन किया है। और USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं कौन से नंबर के, 47वें। राष्ट्रीय समाचार से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के कानून को दुगना किया है और NTPC ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए JP नड्डा द्वारा बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं। वहीं राज्य में हमने देखा बेंगलुरु ने ISEC में पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस और नागालैंड का 17वां जिला। बैंक में हमने देखा है KYC के लिए RBI ने कुछ गाइडलाइंस चेंज की हैं। उसके साथ साथ हमने देखा है SBI ने 5,000 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेस किए हैं। सेबी से हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है और CCI के कुछ अप्रूवल्स देखे हैं हमने। रक्षा में हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफेंस बेसिकली ये एक्सरसाइज है। और राजनाथ सिंह जी ने स्वावलंबन 3.0 के दौरान अदिति 3.0 चैलेंज और डिस्क 13 लॉन्च किए हैं। विज्ञान से हमने एटमॉस 2024 के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्ट केंद्रों के प्रस्ताव देखे सेंट्रल गवर्नमेंट के। और यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार भारत बना है। और चाइना ने अपने तियांग योंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 नए क्रू के साथ सेंजो 19 लॉन्च किया है।
खेल से हमने देखा पीवी सिंधु एक नया सेंटर स्टेब्लिश करेंगी विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन के लिए, और मोहम्मद नबी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद बेसिकली संन्यास लेंगे वनडे से। इंपॉर्टेंट डे में विज्ञान और शांति का दिवस और शांत और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, विश्व गोद लेने का दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। पुरस्कार में हमने एएफसी अवार्ड्स देखे थे मेल एंड फीमेल कैटेगरी में। नियुक्तियों में हमने फिक्की के हेड देखे हर्षवर्धन अग्रवाल, और उसके साथ साथ एसएससी के चेयरमैन देखे एस गोपाल कृष्ण। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन में हमने देखा था 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। क्लियर? तो ये थे 9 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पे हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।